बच्चों, आज हम लोग मात्र 3 से 4 मिनट में भारतीय संविधान के भाग, अनुच्छेद और अनुसूची का जो पुराना प्रारूप था और नया प्रारूप बना, उस पर विचार करने वाले हैं। भारतीय संविधान का प्रारंभ में मात्र 22 भाग था और अनुच्छेद 395 थी और अनुसूचियाँ कितने थे? 8 थे। वर्तमान में अगर पूछा जाए संविधान में कितने भाग हो गए, तो याद रखिएगा बेटा, वर्तमान में 25 भाग हो गए हैं। 3 भाग बढ़ाया गया और अनुच्छेद 444 हो गए हैं। अनुसूची 8 से बढ़कर कितना हो गए हैं? 12 हो गए हैं। 9वां अनुसूची, 10वां अनुसूची, 11वां अनुसूची और 12वां अनुसूची बाद में जोड़ी गई थी। 9वां अनुसूची जोड़ा गया फर्स्ट संविधान संशोधन कितना में? 1951 ईस्वी में। और 10वां अनुसूची को जोड़ा गया 92 मतलब 52 संविधान संशोधन 1985 ईस्वी में इसको जोड़ा गया। 1985 ईस्वी में अनुसूची 10 को जोड़ा गया। यदि हम 11वें अनुसूची की बात करें तो 11वें अनुसूची को जोड़ा गया है 73वें संविधान संशोधन 1993 ईस्वी में। 1993 ईस्वी में। और 12वें अनुसूची को जोड़ा गया है 74वें संविधान संशोधन 1993 ईस्वी में ही। मतलब 11वें अनुसूची और 12वीं अनुसूची दोनों एक ही साल जोड़ा गया है 1993 में। सिर्फ याद रखिएगा 51 और कितना? 85। एग्जाम के लिए 2-3 पॉइंट याद रखिएगा। भारत के मूल संविधान में भाग 22 अनुच्छेद 395 और अनुसूची 8 थी। मूल संविधान की बात की है हम लोग। अब बात करते हैं आज के डेट में जो संविधान में बदलाव हुआ है, उसमें बात करें तो भाग हो गया 25, अनुच्छेद 444, अनुसूची कितना हो गया? 12। भाग और अनुच्छेद के बारे में प्रश्न नहीं पूछा जाता है, कब जोड़ा गया, क्यों जोड़ा गया, ये सब नहीं आती एग्जाम में प्रश्न, लेकिन अनुसूची से प्रश्न पूछा जाता है। इसीलिए हम यहाँ बता दिए जो बाद में अनुसूची जोड़े गए हैं उनके जरा विषय में हम बात कर लें। देखिए 9वें अनुसूची जो है भूमि सुधार के लिए था। किसके लिए था बेटा? याद रखिएगा, भूमि सुधार अधिनियम लाया गया। भूमि सुधार अधिनियम किस अनुसूची में लाया गया? 9वीं अनुसूची में लाया गया था। और 10वां अनुसूची का जो सबसे बहुत बड़ा प्रावधान था वो था दल बदल कानून। दल बदल कानून 10वें अनुसूची में लाया गया था। अगर 11वें अनुसूची की बात करें तो 11वें अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1993 में ग्राम पंचायत अधिनियम लाया गया। चल देखिए 12वें अनुसूची की अगर बात करें तो 12वें अनुसूची में आया था नगर निगम। क्या आया था? नगर निगम आया था। तो देखो 5वां 6ठा अनुसूची तो पूछता ही है, लेकिन खास करके जो नए अनुसूची जोड़े गए हैं उस पर विचार एक बार फिर से कर लीजिए। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार, 10वीं में दल बदल कानून और 11वीं में ग्राम पंचायत और 12वीं में नगर निगम लाया गया। क्लियर हो गया? और भूमि सुधार अधिनियम कब लाया गया? तो 1951 हो जाएगा। क्लियर हो गया? दल बदल कानून कब आया? 1985 में। ग्राम पंचायत अधिनियम कब लागू हुआ? 1993 में। नगर निगम अधिनियम कब आया? 1993 में। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ए बाबू, वीडियो देखकर लाभ आप लोग भी उठाइए, हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमको भी लाभ मिले, तब न इंसानियत रहेगा दोनों कोई में जी। अब हम लोग करेंगे आयोग एवं परिषद और अनुच्छेद। मतलब देश में जैसे चुनाव आयोग है,
संघ लोक सेवा आयोग है, वित्त आयोग है। तो इन लोग का जो गठन हुआ तो कहीं ना कहीं संविधान में इसका वर्णन किया होगा, तो उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे एक उदाहरण समझा रहे, देखो ये चुनाव आयोग है, तो चुनाव आयोग का जो गठन हुआ है भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर कितना 324 के तहत हुआ है। तो इसी प्रकार से जो इम्पोर्टेंट आयोग है, कमीशंस हैं, उन्हीं आयोगों का गठन का अनुच्छेद आप लोग को हम कराने जा रहे हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बच्चों आइए एक एक करके हम लोग करते हैं। राजभाषा, राजभाषा का मतलब हुआ ऑफिशियली लैंग्वेज। ऑफिशियली लैंग्वेज के लिए राजभाषा आयोग का गठन किया गया, और वह किस अनुच्छेद के तहत? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत। अन्य पिछड़ा आयोग ओबीसी कमीशन, इसका गठन हुआ है अनुच्छेद 340 के तहत। एससी एसटी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स कमीशन का जो गठन हुआ था वह हुआ था अनुच्छेद 338 के तहत। चुनाव आयोग, चुनाव आयोग का गठन किया गया है बाबू 324 अनुच्छेद के तहत। प्रशासनिक अधिकरण एक खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका गठन किया गया था 323 अनुच्छेद नंबर 323 के तहत। संघ लोक सेवा आयोग, देखो संघ लोक सेवा आयोग जो है पूरे भारत के लिए होता है, नेशनल लेवल पर काम करती है। एसपी डीएम वगैरह का जो है या डिस्ट्रिक्ट लेवल का जितना पदाधिकारी का नियुक्ति होता है वो संघ लोक सेवा आयोग ही करती है। तो देखिए, तो इस संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, यह अनुच्छेद कितना है 315। राज्य एवं संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग, देखिए यह काम करेगा किसी विशेष राज्य के लिए, जैसे हो गया बीपीएससी हो गया, जेपीएससी हो गया, यूपीपीसीएस हो गया, आरजेएस हो गया। इस प्रकार से जो है राज्य लेवल का जो लोक सेवा आयोग है उसका गठन हुआ था अनुच्छेद कितना 315 के तहत ही। मतलब जो संघ लोक सेवा आयोग का गठन हुआ जिस अनुच्छेद के तहत, उसी अनुच्छेद के तहत राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। अगला है हम लोग का वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन। देखो यह वित्तीय अवस्था से जुड़ा हुआ है, मतलब पैसा से। इसका गठन किया गया था 280 नंबर अनुच्छेद के तहत। अंतरराज्यीय परिषद, अंतरराज्यीय परिषद का मतलब हुआ कि दो राज्यों के बीच समझौता के लिए, विवादों को हल करने के लिए, अच्छा संबंध स्थापित करने के लिए अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया गया था, और वह गठन हुआ था अनुच्छेद 263 के तहत। परिसीमन आयोग, परिसीमन आयोग का मतलब हो गया कि जो पॉलिटिकल बाउंड्री होती है, जैसे आप इसको बोलते हैं ना विधानसभा क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र, तो इसका जो बाउंड्री बनता है तो उसके बाउंड्री को से जुड़ा हुआ आयोग हुआ परिसीमन आयोग, जिसका गठन हुआ था अनुच्छेद कितना 82 के तहत हुआ था। क्लियर हो गया बच्चों? तो आइए एक बार इसको फिर से हम लोग रिकॉल करते हैं। देखिए, राजभाषा आयोग अनुच्छेद 344, ओबीसी 340, एससी एसटी कितना 238, ओबीसी 340 याद रखिएगा, और एससी एसटी दो कम है तो दो के लिए है, एससी एसटी दो गए लोग हैं इस आयोग में, दो कम कर दीजिए तो 338 हो गया। चुनाव आयोग 324, प्रशासनिक अधिकरण 323, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के लिए 315, वित्त आयोग 280, अंतर्राज्यीय परिषद 263 और परिसीमन आयोग हो गया कितना 82। इसमें से जो वीवीआई है उसको हम आप लोग पुट आउट करते। देखिए ये जो आपका है वीवीआई है,
ये भी आपका वीवीआई है, ये आपका वीवीआई है। ऐसे पूरा वीवीआई को ही यहाँ लाए थे, लेकिन फिर भी एक बार इसको देख लीजिए, ये वाला। फिर हो गया आपका वीवीआई, ये हो गया। फिर आपका परिसीमन आयोग नहीं, राजभाषा आयोग को वीवीआई बना सकते हो। क्लियर हो गया? तो अब बच्चों मिलेंगे हम अगली क्लास में। अब हम लोग करने वाले हैं मौलिक अधिकार का प्रकार। पिछले क्लास में बताए थे कि मौलिक अधिकार के 7 प्रकार होते हैं, लेकिन भारतीयों को 5 ही प्रकार का मौलिक अधिकार प्राप्त है। तो हम लोग 7 मौलिक अधिकार के बारे में एक एक करके अब जानते हैं। पहला है समता का अधिकार। देखिए, समता का अधिकार के लिए अनुच्छेद वर्णित है 14 से लेकर 18 तक, नोट कर लीजिएगा। अनुच्छेद 14 में दिया हुआ है विधि के समक्ष समता का अधिकार। विधि का मतलब होता है कानून, मतलब कानून के दृष्टि से हम लोग को समता का अधिकार प्राप्त है। चाहे आदमी गरीब हो या अमीर हो, किसी भी गलती के लिए सबको सज़ा बराबर होगा। अमीरी या गरीबी के आधार पर सज़ा डिसाइड नहीं किया जाएगा। मतलब कानून के लिए हम लोग सब आपस में क्या हैं? बराबर हैं। अनुच्छेद 15 में वर्णित है धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान विभेद पर निषेध। मतलब चाहे किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, उससे आप छुआछूत की बात हो या भेद की बात हो, मतलब भेदभाव करना, यह संभव नहीं है। न धर्म के दृष्टि से, न जाति के दृष्टि से, न लिंग के दृष्टि से, और न ही जन्म के दृष्टि से। समझ गए? चाहे किसी भी जात के लोग हो, किसी भी लिंग का हो, चाहे महिला हो या पुरुष हो, किसी भी धर्म का हो, किसी को भी आपको भेदभाव नहीं करना है। सबके साथ समानता का अधिकार से पेश आना है। अनुच्छेद नंबर 16 लोक नियोजन का अधिकार। देखिए, लोक नियोजन में समता का अधिकार होगा। मतलब जब सरकार की ओर से वैकेंसी आएगी, लोक मतलब पब्लिक, नियोजन मतलब भर्ती होता है, तब पब्लिक के लिए जब भर्ती निकलेगी सरकार की तरफ से, तो उसमें सबका अधिकार क्या होगा? बराबर होगा। चलिए, को अनुच्छेद नंबर 17 देखिएगा। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत का अंत। बाबू, पहले भारत में हमारे संविधान से पहले, देश आज़ादी से पहले बहुत छुआछूत का भाव होता था। एक हरिजन क्लास के व्यक्ति पंडित के घर में, ब्राह्मण के घर में बैठ नहीं सकता है, उसके छुआ हुआ वह भोज्य पदार्थ नहीं खा सकता है। तो ये सब छुआछूत था, वो समाप्त कर दिया गया। अनुच्छेद 17 में वर्णित है। बहुत यह जो है ये अनुच्छेद इम्पोर्टेंट है, वीवीआई है। एग्जाम में पूछा गया है कि छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद नंबर किस में है? 17 में। नोट कर लीजिएगा। अनुच्छेद नंबर कौन में होगा? 17 में होगा। अनुच्छेद नंबर 18 में वर्णित है उपाधियों का अंत। उपाधियों का मतलब होता है उपनाम। उपनाम का मतलब हुआ, जैसे आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अब अगर उस क्षेत्र में अच्छा आपका मतलब नॉलेज हो गई, जानकारी हो गई, तो आपका उपनाम प्राप्त हो जाता है। समझ गए? तो लेकिन गांव घर में जो हम लोग अंगरा मंगरा डंगरा इतवरवा जो नाम रखते हैं, वो तो आम बात, साधारण है। उपाधि मतलब लिखित रूप से, कानूनन रूप से उपाधि का जो है अंत हो गया। किस अनुच्छेद के तहत? 18 के तहत। हमको एक घटना याद है 2005 में, जब बिहार विधानसभा का चुनाव था, तो जगह जगह पर बैनर लगा हुआ था, मगध सम्राट, नाम आगे नहीं लेंगे, मगध सम्राट फलना यादव या फलना करके लगा हुआ था। उन पर बहुत कस के कार्रवाई हुई थी उस पर। चलिए, अब लोग करेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। मतलब किस किस क्षेत्र में काम करने के लिए आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। आइए देखते हैं। अनुच्छेद नंबर 19 में बोलने और सम्मेलन, संघ बनाने, देश के अंदर परिभ्रमण करने के लिए
आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। मतलब कहीं भी आप बोल सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं, संघ बना सकते हैं, देश के अंदर कहीं भी घूम सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में आप निवास कर सकते हैं, यह आपकी स्वतंत्रता है। लेकिन इस अधिकार के विरुद्ध में कुछ सरकार का अध्यादेश भी है। संघ बनाना, उग्रवादियों का संघ नहीं बना सकते हैं। देश के अंदर परिभ्रमण का मतलब हर जगह नहीं घूम सकते हो। जैसे मान लो कि कोई आरक्षित क्षेत्र है, जैसे जहां सरकार की सेना को व्यवस्थित किया गया है, तो जहां पर प्रोहिबिटेड है वहां खुद आपको बोर्ड लगा दिया जाएगा, उस क्षेत्र में आम आदमी प्रवेश पर क्या रहेगा, रोक रहेगा। लेकिन जहां पर कोई बोर्ड नहीं है, जहां पर कोई सूचना पट नहीं लगा हुआ है, वहां पर आप परिभ्रमण कर सकते हैं, घूम सकते हैं, किसी का रोक टोक नहीं है। अनुच्छेद नंबर 20, अपराधों के लिए दोषी सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद नंबर 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, मतलब जीने के लिए और आपके बॉडी से संबंधित स्वतंत्रता है, आपको जीने का हक है। यह अनुच्छेद कितना में, 21 वर्णित है। 21 का क में आपको शिक्षा का अधिकार जोड़ दिया गया है। अनुच्छेद नंबर 22 में गिरफ्तारी से संरक्षण, गिरफ्तारी से बचने का भी आपको अधिकार दिया गया है, लेकिन उसमें कुछ विशेष कंडीशन होता है जो हम लोग बाद में करेंगे। अब देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। यह अनुच्छेद केवल 23 और कौन है, 24 है। अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार और बाल श्रम का निषेध, मतलब मानव के दुर्व्यापार, अगर मानव के साथ कोई गलत तरीका से व्यापार कर रहा है। बालात मतलब बच्चा श्रम, मतलब जहां बच्चों को काम पर लगाया गया है। 14 वर्ष से कम की उम्र के बच्चों को काम पर नहीं लगाना है ना। यह मानव देह व्यापार, मतलब पैसा दे कर करके किसी महिला के साथ गलत करना, गलत समझ बनाना, इस प्रकार से जो है यह निषेध है, रोक है अनुच्छेद 23 में। अनुच्छेद 24 में है परिसंकटमय नियोजन में बालकों के नियोजन का निषेध। परिसंकटमय, अगर कोई खतरनाक काम है तो उसमें बालकों का नियोजन पर पूरा तरह से क्या रहेगा, रोक रहेगा। जैसे आप खतरनाक कोई खेल देखे होंगे कि आग में कूदना, रस्सी पर चलना, उस प्रकार में के खेल में या कोई भी ऐसा कार्य है या कंपनी है तो उस पर रोक लगेगी, उसे बच्चा लोग का नियोजन नहीं करना है। अब देखते हैं धर्म की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 में वर्णित है अबाध रूप से धर्म मानने का अधिकार। आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, इस पर किसी का रोक टोक नहीं है। अनुच्छेद नंबर 26, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्य का प्रबंध कर सकते हैं, जैसे भी गांव में शिव चर्चा प्रचलित है तो शिव चर्चा आप करवा सकते हैं, बुद्ध महोत्सव करवा सकते हैं, होली गायन का समारोह आयोजित कर सकते हैं। धर्म से जुड़ा हुआ कोई भी जो है आयोजन है आप कर सकते हैं, इस पर किसी का रोक टोक नहीं होगा। हाँ, लेकिन याद रखिएगा मौलिक अधिकार में जितना भी तरह का अधिकार दिया गया है, उस अधिकार के अगेंस्ट में भी एक आपको याद बात रखना है कि वो ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे समाज को ठेस पहुंचे। अब ऐसा नहीं कि होली गायन कार्यक्रम किए और अश्लील गाना पूरा बजा रहे हैं, गा रहे हैं, तो उसमें समाज का ठेस पहुंचेगा, रोक लग सकता है। समाज का ठेस नहीं पहुंचे और देश विरोधी नहीं होनी चाहिए, दो बात याद रखिएगा। मौलिक अधिकार देश विरोधी की स्थिति में और समाज पर ठेस पहुंचने की स्थिति में आपको रद्द किया जा सकता है। 27, धर्म अभिवृद्धि के लिए चंदा की स्वतंत्रता। मतलब कोई भी धर्म अपनाए हुए हैं तो धर्म के वृद्धि के लिए, उसके विकास के लिए, आयोजन के लिए आप चंदा भी कर सकते हैं। आई तो बड़ी प्रचलित है। आप रोड किनारे जितने भी गांव हैं, सब गांव में देखिएगा कि बस को, ट्रक को, ऑटो को रुकवा करके जबरदस्ती चंदा लोग ले रहा है, हालांकि ये गलत है। चलिए अब अनुच्छेद 28 में देखते हैं शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या उपासना की
स्वतंत्रता, जैसे मान लो विद्यालय हो गया, महाविद्यालय, यूनिवर्सिटी वगैरह हो गया, उसमें आप धार्मिक कार्य कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। चलिए अब देखते हैं हम लोग संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद नंबर 29, अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि एवं संस्कृति का संरक्षण। अल्पसंख्यक का मतलब हो गया जैसे जैनी लोग हो गए या इस्लाम धर्म के लोग हो गए, उन लोगों के लिए दिया गया है। अनुच्छेद नंबर 30, शिक्षण संस्थानों की स्थापना हेतु अल्पसंख्यकों का अधिकार। शिक्षण संस्थान खोलने के लिए अल्पसंख्यकों का भी अधिकार दिया गया है। अब हम लोग करेंगे संपत्ति का अधिकार। बाबू, संपत्ति का अधिकार अब समाप्त कर दिया गया है। संपत्ति का अधिकार पहले था आपका किस अनुच्छेद में पता है? संपत्ति का अधिकार था 31 नंबर अनुच्छेद में, जो कि अब समाप्त हो गया। अब संपत्ति का अधिकार नहीं है। अब संपत्ति के अधिकार को एक सामान्य अधिकार बना दिया गया है। कब से बाबू? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 ईस्वी से। याद रखिएगा, 44वें संविधान संशोधन 1978 ईस्वी से संपत्ति को अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर अब एक समान अधिकार बना दिया गया है। क्लियर हो गया? और यह कदम किसने उठाई थी? जनता पार्टी सरकार ने। कौन सरकार ने? जनता पार्टी सरकार ने। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि किस सरकार के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर एक समान अधिकार बना के रूप दिया गया। तो याद रखिएगा, जनता पार्टी सरकार। वर्तमान में अगर बात करें कि भाई समान अधिकार मिला तो कहाँ मिला, किस भाग में गया? तो भारतीय संविधान के भाग 13 में। भारतीय संविधान के भाग 13 में अनुच्छेद 300 का क, यानी 300 का ए कह सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं बेटा अंतिम जो अधिकार है, मौलिक अधिकार, उसको संवैधानिक उपचार का अधिकार। उपचार का मतलब इलाज होता है, ठीक ठाक करना। असंवैधानिक मतलब संविधान का। अगर संविधान में कोई त्रुटि रह गया है तो उसको सुधारना, या कोई कमी रह गई है तो उसको नया तरीका से जोड़ना, यह संवैधानिक उपचार कहलाता है। संवैधानिक उपचार कहलाता है। और भारतीय संविधान में अनुच्छेद नंबर 32 से लेकर के 35 तक, अनुच्छेद नंबर कितना? 32 से लेकर 35 तक संवैधानिक उपचार के लिए वर्णित किया गया है। लेकिन इसमें याद रखिएगा, संवैधानिक उपचार का अधिकार आम आदमी के लिए नहीं है। संवैधानिक उपचार का अधिकार आम आदमी के लिए नहीं है। यह अधिकार केवल किसके लिए है? संसद के सदस्य के लिए। किसके लिए है? संसद के सदस्य के लिए। चाहे सदस्य लोकसभा का हो या राज्यसभा के हो। तो याद रखिएगा, जो भारतीय लोग हैं, भारतीयों को केवल मात्र 5 अधिकार मिला हुआ है। केवल क्या अधिकार? 5 अधिकार। कौन कौन? समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार अब आम लोगों के लिए समाप्त कर दिया गया है या नहीं है। अब फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। और मौलिक अधिकार से जुड़े हुए वैसे फैक्ट्स पढ़ेंगे जो एग्जामिनेशन की दृष्टि से वीवीआई होंगे। मौलिक अधिकार या पॉलिटी को विस्तार से पढ़ने के लिए आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत ही कम फी है। चलो देखते हैं आज की पॉइंट पर विचार करते हैं। मौलिक अधिकार। देखो बच्चों, मौलिक अधिकार किसी भी व्यक्ति को एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए जो जो अधिकार उसको चाहिए उसे ही कहते हैं मौलिक अधिकार। क्या कहते हैं उसको? मौलिक अधिकार। और भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की जो व्यवस्था है वह लाया गया है यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। इसको हिंदी में भी लिख दे रहे हैं अमेरिका।
तो एक जीएस यहाँ पर आपका कंप्लीट हुआ। एग्जाम पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार की जो व्यवस्था है भारतीय संविधान में कहाँ से लाया गया है, तो याद रखिएगा मौलिक अधिकार लाया गया है अमेरिका के संविधान से। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 3 में किया गया है। यह भी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में है। मौलिक अधिकार का वर्णन है भारतीय संविधान के भाग 3 में, और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद है 12 से 35। अनुच्छेद कितना है? 12 से 35। लगभग 24 अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। देखिए मौलिक अधिकार कितने हैं, तो टोटल मौलिक अधिकार 7 हैं। नंबर 1 हुआ समता का अधिकार। नंबर 1 क्या है? समता का अधिकार। 2 में है स्वतंत्रता का अधिकार। 3 में है शोषण के विरुद्ध अधिकार। 4 में है धर्म की स्वतंत्रता। 5 में है शिक्षा का अधिकार। 6 में है संपत्ति का अधिकार। और 7 में है संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो अब हम बात करते हैं कि इसमें से कुछ ऐसे अधिकार हैं जो मौलिक अधिकार से वंचित हैं। वह है 6 नंबर पर। 6 नंबर पर जो संपत्ति का अधिकार है, इसको नोट कर लीजिएगा। 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन कितना 1978 ईस्वी में मूल अधिकार के श्रेणी से सूची से हटा दिया गया, और जो सरकार इसको हटाई वह थी जनता पार्टी सरकार। वह कौन थी? जनता पार्टी सरकार। इस दोनों पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से किस संविधान संशोधन में हटाया गया, तो नोट कर लीजिएगा बाबू 44वें संविधान संशोधन में हटाया गया। किस सरकार के द्वारा हटाया गया? जनता पार्टी के सरकार द्वारा। कब हटाया गया बाबू? 1978 ईस्वी में। और एक अधिकार जो है 7वां नंबर देख रहे हैं ये वाला, संवैधानिक उपचार का अधिकार। यह जो है अधिकार आम आदमी को प्राप्त नहीं है, नोट कर लीजिएगा। यह जो है अधिकार आम आदमी के लिए नहीं है, बल्कि उनके लिए है जो संसद का मेंबर हैं। संसद का मेंबर हैं, चाहे वो लोकसभा के हो, राज्यसभा के हो, उन्हीं के पास यह अधिकार है। साधारण व्यक्ति हैं उनके लिए यह अधिकार नहीं है। तो समझिए कि आपको मौलिक अधिकार मात्र 5 ही प्राप्त है। पहला है समता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धर्म की स्वतंत्रता, और 5वां है शिक्षा का अधिकार। तो इस प्रकार से एग्जाम में एक बार क्वेश्चन ही पूछा गया है कि भारतीयों को प्राप्त मौलिक अधिकार कितने हैं। भारतीयों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, तो आप आंसर मारिएगा 5। कितने प्राप्त होंगे? 5, क्योंकि छठा जो था संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। 7वां जो है वो आम आदमी के लिए है ही नहीं। तो एक आम आदमी के लिए, एक आम भारतीयों के लिए मौलिक अधिकार मात्र कितने हैं? 5 हैं। अब हम बारी बारी से प्रत्येक मौलिक अधिकारों का वर्णन करेंगे। बच्चों, आज आप लोग को हम भारतीय संविधान के स्रोतों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। भारतीय संविधान का स्रोत का मतलब हुआ कि विदेशों से लाई गई व्यवस्था और कानून। आपको पहले से भी जानकारी होगी या नहीं जानकारी होगी तो समझिए बात को। भारतीय संविधान में जो व्यवस्था या कानून लागू है वह पूर्ण रूप से भारत की व्यवस्था नहीं है, बल्कि दूसरे देशों से भी लाई गई है व्यवस्था है। तो दूसरे देश से जो व्यवस्था लाई गई है, दूसरे देश से व्यवस्था जो कॉपी की गई है, उसी को हम लोग भारतीय संविधान का स्रोत कहते हैं। बहुत सारी व्यवस्थाएं लाई गई थी, लेकिन उसमें से आज आप लोग को मैं 6 ऐसी व्यवस्था का वर्णन करने जा रहा हूं जो
आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। इन व्यवस्थाओं से अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए बेटा, पहला व्यवस्था जो है वो है आपका मौलिक अधिकार। जानते हैं हम लोग कि मौलिक अधिकार क्या है। देखिए, एक आम आदमी को, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, एक आम आदमी को अच्छी तरह से जिंदगी जीने के लिए जो अधिकार होना चाहिए वही हो गया आपका मौलिक अधिकार। आज भी हमारे देश में उच्च वर्गों के द्वारा निम्न वर्गों को शोषण किया जाता है, लेकिन निम्न वर्ग के लोग डर से कुछ नहीं बोलते हैं क्योंकि उनको मौलिक अधिकार की जानकारी नहीं है। जागिए और शोषण के विरुद्ध लड़िए, समता के लिए लड़िए, आप अपने अधिकार के लिए लड़िए। मैं फिर से कह रहा हूं, जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, पढ़ाई की वीडियो तो है ही, अगर पढ़ाई की से हट के बात करें तो अपनी जिंदगी को अच्छी जिंदगी जीना है तो मौलिक अधिकार के लिए लड़िए। भीमराव अंबेडकर साहब ने आपको यह अधिकार दिला दिया है कि किसी भी व्यक्ति से, चाहे किसी भी जाति का व्यक्ति हो, उससे आपको लड़ना नहीं है। तो चलिए आइए अब हम लोग मौलिक अधिकार के बारे में कुछ जानते हैं। मौलिक अधिकार जो बेटा है वह यूएसए से लाया गया है। यूएसए का मतलब हुआ अमेरिका। अमेरिका मतलब मौलिक अधिकार कहाँ से लाया गया है जी? अमेरिका के संविधान से लाया गया है। मौलिक अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान में भाग 3 और अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक वर्णित है। याद हो गया बेटा? तो मौलिक अधिकार कहाँ से लाया गया है? अमेरिका से। किस भाग में है? भाग 3 में है। और मौलिक अधिकार का वर्णन कितने अनुच्छेद में है? 12 से 35 तक है। दूसरा हमारा है नीति निर्देशक तत्व। देखिए, नीति निर्देशक का मतलब हो गया कानून से संबंधित है। एक बड़े पदाधिकारी छोटे पदाधिकारी को जो आदेश देंगे उसको मनन करना है, लागू करना है, इस प्रकार की इसमें व्यवस्था किया गया है। नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड से लाया गया है। एग्जाम में कई बार पूछा है, नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लाया गया है? आयरलैंड से लाया गया है, आयरलैंड से। और भारत के संविधान में किस भाग में है? यह भाग 4 में वर्णित है। और अनुच्छेद की अगर बात करें तो अनुच्छेद हो जाएगा बाबू 36 से, अनुच्छेद हो जाएगा 36 से 51 तक। अगर हम दूसरा बात करें आपात व्यवस्था का, आपातकाल व्यवस्था, आपातकाल का मतलब होता है कि इमरजेंसी, ये देश में कोई संकट आ जाए, पूरे कंट्री लेवल पर, पूरे देश लेवल पर कोई संकट आ जाए, उसको आपात व्यवस्था बोलते हैं। व्यवस्था में बाबू यहाँ पर जो है आधा ब होगा, नोट कर लीजिएगा, मिस्टेक हो गया टाइपिंग में। चलिए, तो आपात व्यवस्था कहाँ से लाया गया है जी? आपात व्यवस्था लाया गया है बेटा जर्मनी से। कहाँ से लाया गया है? जर्मनी से। और भारतीय संविधान में इसका वर्णन है किस भाग में? इसका वर्णन है बाबू भाग 18 में। किस भाग में वर्णन है? 18 में। और अनुच्छेद की बात करें हम लोग कि कौन सा अनुच्छेद में वर्णित है, तो यह वर्णित है 352 से लेकर 360 तक। 352 से लेकर के 360 तक। देखिए, अब हम लोग चौथी व्यवस्था की बात करें तो वह है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन का मतलब हुआ कि संविधान में जो पूर्व में व्यवस्था लाई गई है, जो कानून बनाया गया है, अगर वह ठीक ठाक नहीं है,
तो उसे हटाने के लिए या कुछ नई व्यवस्था का या कानून को जोड़ने के लिए जो प्रक्रिया होता है उसी को हम कहते हैं संविधान संशोधन। क्या कहते हैं इसको? संविधान संशोधन कहते हैं। और संविधान संशोधन की जो व्यवस्था है वह लाया गया है दक्षिण अफ्रीका से। कहां से लाया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका महादेश पर स्थित है। भारतीय संविधान में यह जो है भाग 20 में, किस भाग में? 20 भाग में वर्णित है। अगर हम लोग अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद की बात करें बाबू, तो यह जो है केवल एक अनुच्छेद यानी 362 में वर्णित है। तो याद रखिए बेटा, भारतीय संविधान संशोधन केवल एक अनुच्छेद में है। और कौन में है? 362 में। कौन है? 362। एग्जाम में कई बार पूछा गया, बहुत हाईलाइटेड है। एक अनुच्छेद है इसलिए कि 368 अनुच्छेद किस विषय से जुड़ा हुआ है, 368 अनुच्छेद की क्या व्यवस्था है, समझ गए? तो आप रखिएगा याद, संविधान संशोधन से, संविधान संशोधन से। अब हम लोग पांचवें व्यवस्था मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं। मौलिक कर्तव्य जो है बाबू वह लाया गया है रूस से। कहां से लाया गया है? रूस से लाया गया है। रूस जो है पृथ्वी का सबसे बड़ा देश है और भारत के साथ इसका अच्छा संबंध रहा है। मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में भाग 4 के क में, भाग 4 के क में रखा गया है। देखो यहाँ पर 4 का क कैसे आया? भाग 4 जो है यहाँ पर देखिए नीति निर्देशक के लिए लाया गया था और उसके बाद मौलिक अधिकार व्यवस्था आया है, इसीलिए यहाँ पर 4 का क बनाया गया है। और 4 के क में अनुच्छेद जो है एक ही अनुच्छेद में वर्णित है, वह है 51 का क। 51 का क। मौलिक कर्तव्य में यह बताया गया है कि भारतीयों को, भारत के एक नागरिक को क्या कर्तव्य होना चाहिए। इसका उदाहरण आप अपने घर से समझिए। आप अपने घर के किसी भी सदस्य को बचाने के लिए, चाहे जान बचाने की बात हो, चाहे इज्जत बचाने की बात हो, उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? कुर्बानी भी दे सकते हैं, लड़ सकते हैं। बस वही बात है मौलिक कर्तव्य, लेकिन ये आपके परिवार के लिए नहीं बल्कि आपके देश के लिए है। इसमें है क्या कि देश के विरुद्ध किसी से बात नहीं करेंगे, देश की जो आंतरिक ढांचा है इसकी जानकारी बाहर नहीं देंगे, तिरंगा को इज्जत करेंगे, राष्ट्रगान को मतलब क्या करेंगे? सम्मान करेंगे। मतलब देश से जुड़ा हुआ कोई भी फैक्ट्स होगा उसका इज्जत देना, उसका सम्मान देना, वही आपका है मौलिक कर्तव्य हो गया। क्लियर हो गया? चलिए अब आते हैं छठा व्यवस्था की बात करते हैं बेटा। वो छठा व्यवस्था है गणतंत्रात्मक व्यवस्था। गणतंत्रात्मक व्यवस्था का मतलब हुआ संविधान व्यवस्था का लागू होना। देखिए एक हो गया लोकतंत्र, लोकतंत्र का मतलब हुआ जनता का शासन। एक हो गया लोकतंत्र, एक हो गया गणतंत्र, गणतंत्र का मतलब कानून से संबंध है। तो हमारा देश लोकतंत्रात्मक है और गणतंत्रात्मक है, इसका मतलब कि हमारे यहाँ कानून व्यवस्था चलती है। तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो है कहाँ से लाया गया बेटा? यह लाया गया आपको फ्रांस से। कहाँ से लाया गया? फ्रांस से। यूरोपीय कंट्री है। और किस भाग में वर्णित है? तो यह इसका स्पेशल कोई भाग नहीं है और न ही इसका कोई स्पेशल क्या है अनुच्छेद वर्णित है। इसको रिकॉल कर दे रहे हैं। देखिए मौलिक अधिकार कहां से लाया गया? अमेरिका से। किस भाग में वर्णित है? 3 में। कौन सा अनुच्छेद है? 12 से 35। नीति निर्देशक तत्व में कहां से लाया गया? आयरलैंड से। किस भाग में वर्णित है? 4 में। अनुच्छेद 36 से 51। आपातकाल की व्यवस्था कहां से लिया गया? जर्मनी से। किस भाग में वर्णित है? 18 में। अनुच्छेद हो गया 352 से 360।
संविधान संशोधन की व्यवस्था कहां से लाया गया? दक्षिण अमेरिका से। किस भाग में वर्णित है? 20 भाग में वर्णित है। किस भाग में? 20 भाग में वर्णित है। और अनुच्छेद हो गया 368। अनुच्छेद कितना हो गया? 368। अब देखते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कहां से लाया गया है? रूस से। किस भाग में वर्णित है? भाग 4 का क। और एक और हो गया, इसका अनुच्छेद हो गया 51 का क। गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहां से लाया गया है? फ्रांस से लाया गया। देखिएगा, एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा कि भारत में जो संसदीय व्यवस्था है, मतलब संसदीय जो व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्था जो है भारत में, यह लाया गया है कहां से बाबू? ब्रिटेन से। कहां से लाया गया है? ब्रिटेन से लाया गया है। और वर्णित भाग हो जाएगा इसका 5, मतलब संविधान के 5वें भाग में संसद का गठन, उसका शक्ति, कार्य वगैरह का वर्णन किया गया है। अगर अनुच्छेद की बात करें कि संसद के लिए अनुच्छेद कौन कौन सा लागू होगा, तो 79 से लेकर के 122 तक, 122 तक वर्णित है। किसके लिए? संसद के लिए। तो बच्चों, आज का क्लास में बस इतना ही। और यह जो आज क्लास हुआ है वह संक्षिप्त क्लास है। विस्तार से पढ़ने के लिए हम लोग बैच में क्लास करेंगे।